सो हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स, हाउ आर यू गाइस। हम आ गए हैं हमारे सेकंड वीडियो में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं केस सिनेरियो नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। 5 के बंडल्स में हम इन केस सिनेरियोस की सीरीज पब्लिश करने वाले हैं एज प्रॉमिस। तो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट टू आवर केस स्टडी नंबर 6। अब ये मैं पूरी केस स्टडी पढ़ने से अच्छा जो मैंने इसका जो सिनॉप्सिस निकाल के रखा है उसको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करेंगे और उसके बेसिस पे हम आंसर्स देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल जो है इसकी ये है कि संदीप जो है रजिस्टर्ड है पुणे में, बिजनेस जो है ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है। आउटवर्ड सप्लाईज जो है, क्या क्या आउटवर्ड सप्लाईज दे रहा है, ये जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग के सर्विसेज दे रहा है, तो जनरल पब्लिक तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में आती है। कंडक्टेड इन उत्तर प्रदेश, ये खुद पुणे महाराष्ट्र का पर्सन है रजिस्टर्ड, और ये जो सेमिनार कंडक्ट किया है ये उत्तर प्रदेश में कंडक्ट किया है। इफ यू रिमेंबर, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दैट विल बी जहां पर ट्रेनिंग कंडक्ट हुई है, तो इस केस में जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो उत्तर प्रदेश होने वाली है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होने वाली है। ठीक है, ट्रेनिंग टू अरिहंत फार्मा लिमिटेड, अब ये जो अरिहंत फार्मा लिमिटेड है ये गोवा में रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है वो मुंबई में कंडक्ट हो रही है। यहाँ पे आपको याद होगा जो सेक्शन नंबर हम आईजीएसटी का 5 सब क्लॉज 5 जो पढ़ते हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर हम जो सर्विसेज है वो रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम दे रहे हैं तो फिर उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है ना वो प्लेस ली जाएगी इन केस ऑफ सर्विसेज, और ट्रेनिंग जो है सर्विस होती है। करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन टू अरिहंत फार्मा लिमिटेड। अभी जो अरिहंत फार्मा लिमिटेड है ये है रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये 20 इनके जो 20 एम्प्लॉयज हैं उनको 10,000 पर पर्सन से हम लोग चार्ज कर रहे हैं और रेंटिंग क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की। फाइन। अब बात करते हैं इनवर्ट सप्लाईज, कौन कौन सी इनवर्ट सप्लाईज है जिनके ऊपर हमें आईटीसी मिल सकती है बोला है मैंने, मिलेगी कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। हमने बस ली है रेंटल पे किससे, रवि से, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये जो रवि है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है, मतलब ये जीटीए है कि नहीं, वी डोंट नो दैट, इट इज नॉट मेंशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो अजम्पशन यही लिया जाएगा कि वो नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज की। हम सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो हमने ली है किससे, बॉडी कॉर्पोरेट से, विच इज अ कंपनी। तो ये जो चीज मैंने बोली है आगे जब हम लॉ पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों कहा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई बताओ संदीप की कौन कौन सी है और उस पर कितना मतलब सबसे पहले ये सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पूछ रहा है, जीएसटी नहीं पूछ रहा है। तो जो ट्रेनिंग दी है जनरल पब्लिक को, इफ यू रिमेंबर, ये अनरजिस्टर्ड थे। अनरजिस्टर्ड होने की वजह से आई टोल्ड यू द लोकेशन विल बी द प्लेस वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। करेक्ट, सर्विस जहां परफॉर्म हुई है वो कंसिडर करेंगे, दैट इज यूपी। तो सप्लायर आपका महाराष्ट्र का है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका यूपी में है, तो इंटरस्टेट है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। तो जो ट्रेनिंग है वो दी है अरिहंत फार्मा को, जो कि है आपका गोवा में सिचुएटेड। अब मैंने बोला था आपको कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर सर्विस प्रोवाइड की गई है, पर अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां पर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो इस केस में गोवा होगा, तो गोवा और महाराष्ट्र अगेन अलग अलग स्टेट्स हो गए, तो इंटरस्टेट सप्लाई में काउंट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की। अभी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में आपको एक चीज याद रखनी होगी कि संदीप ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर दी है, बट यहाँ पे
if you remember, renting of residential dwelling to registered person is taxable under आरसीएम। आरसीएम मतलब अगर संदीप है और अरिहंत है तो इसने इसको सर्विस दी है रेंटल की, तो ये जो अरिहंत है इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरसीएम के अंडर जो है टैक्स पे करे। तो मतलब संदीप को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको इसकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में भी काउंट नहीं करने वाले हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आरसीएम अगर अप्लाई हो रहा है तो इसको हम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर की जो दो हमारे थे 3,45,000 और 2,25,000 दोनों को मिला के जो 5,70,000 है, ये आपका आंसर होने वाला है। आप चाहें, आपको समय मिले तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पर कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने एवरीथिंग बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑन विच संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अभी आरसीएम के अंडर टैक्स कहाँ पर पे करना है? पे करना है सामने वाली पार्टी नहीं, संदीप को कहाँ पर पे करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जहां जहां मैंने परचेज किया है दैट मीन्स इनवर्ड सप्लाई में अगर हम देखें तो मैंने इसलिए आपको पहले बोला था कि जो बस रेंटल है ना, ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन से लिया हुआ है, जीटीए से नहीं लिया हुआ है। तो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो देखिएगा कि जो आरसीएम मिल रहा है, आरसीएम लाइबिलिटी है कि नहीं ये चेक करना है। तो बस रेंटल जो है वो बस रेंटेड विथ ड्राइवर एंड फ्यूल। आरसीएम अप्लाइज ओनली इफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है जीटीए प्रोवाइड कर रहा है या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी और अ स्पेसिफिक कैटेगरी टू बॉडी कॉर्पोरेट। बट यहाँ पे क्या है, रेगुलर रेंटल सर्विस है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट यही था कि जो पर्सन है वो जीटीए नहीं है, इट इज अ रेगुलर पैसेंजर सर्विस जो रेंटल सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जीटीए नहीं है तो आरसीएम नहीं लगने वाला। सो नो आरसीएम। यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें तो आरसीएम अप्लाई करता है इफ सप्लायर नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट यहाँ पे प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी लिमिटेड जो है इट इज अ कंपनी, दैट इज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसलिए एफसीएम लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। और आंसर विल बी कि संदीप को कहीं पर भी आरसीएम की लाइबिलिटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा आंसर होगा ए। लेट्स गो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड आपका है टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेटिंग ऑफ आईटीसी। मतलब टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी आईटीसी से पहले कितनी थी? तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे निकाला था कि मेरी टोटल इंटर स्टेट कितनी है, और मैंने ऊपर अब अगर हम चेक करें तो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई जो है ये 3 ही है। तो हमको ये 3 ही सप्लाईज है हमारे पास में, तो उनके ऊपर जस्ट बिकॉज ये लोग सर्विसेज है तो 18% हम कंसिडर करके उसके ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन करके जो हमारे पास में आता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इस केस स्टडी का एक अल्ट्रा फास्ट रिवीजन मैं करवा देती हूँ कि ट्रेनिंग अगर दी जा रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ट्रेनिंग दी जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर दे रहे हैं तो आरसीएम अप्लाई करा जाएगा, और वो जो रेसिडेंशियल पर्सन है उसको आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। फिर जो सिक्योरिटी जो है आरसीएम, सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसीएम तभी लगता है जब जो सप्लायर है वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तभी जाकर हम उस पे आरसीएम लगा सकते हैं, और इसके साथ हमारा जो केस स्टडी नंबर 6 है वो खत्म होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ केस स्टडी नंबर 7। अब यहाँ पे जो हमारी कहानी का जो हीरो है वो है राज एंटरप्राइज। ठीक है, और राज एंटरप्राइज जो है
रजिस्टर्ड है कहाँ पर? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ये डील करता है दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है पेंटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या थी कि 2 लाख रुपए थी। कंप्लीट कितना हुआ है? 60% कंप्लीट हुआ है और वर्क जो है स्टॉप हो गया है 31 मार्च, स्टॉप हो गया है, रोक ही दिया है, खत्म हो गई है। अब इससे ऊपर नहीं, मतलब 40% का काम जो है ये जो राज एंटरप्राइज कंप्लीट नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्यूट हुआ होगा। तो जो सर्विस है स्टॉप बिफोर कंप्लीशन है। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, सप्लाई टू केरला। केरला में क्या टैक्सेबल गुड्स इतने का दिया है, एग्जेम्प्ट गुड्स इतने का है, और आईजीएसटी जो लगेगा क्योंकि वो उड़ीसा का था और केरला में सप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अभी हम लेजर बैलेंसेस की बात करते हैं। तो जीएसटी में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें 2,60,000 है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है जो उसमें 70,000 है, और आउटपुट लाइबिलिटी जो है अप्रैल मंथ की वो है 2,50,000। कुछ एडजस्टमेंट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं कि कुछ रॉन्ग रिफंड पहले क्रेडिट हो गया था तो 50,000 हमको वापस करना है। इंटरेस्ट पेबल, इतने अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे करना है उतना ये भी वापस करना है, सूद समेत लेगी गवर्नमेंट वापस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछ रहा है द ड्यू डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस एंड द वैल्यू ऑफ सच इनवॉइस इशूड फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस के ऊपर क्वेश्चन है द सर्विस सीजेस बिफोर कंप्लीशन। कंप्लीशन से पहले अगर सर्विस सीज हो रही है तो इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ द सर्विस। जो सर्विस आपकी 31/3/2025 को सीज हो गई थी तो आपका जो इनवॉइस है आइडियली इशू तभी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि वैल्यू कौन सी होगी, क्या हमको वैल्यू भी पूछी है? यस, दो चीजें पूछी है कि इशुएंस की डेट क्या होगी और वैल्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा। करेक्ट, तो वैल्यू ऑफ इनवॉइस जो है वो होगा आपका, जो इनवॉइस वैल्यू है आपकी रहेगी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60%। तो हम पूरे पर नहीं करने वाले हैं इनवॉइसिंग, जितना हमने सर्विस दिया है उतने का ही हम इनवॉइस बनाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो, सॉरी सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन डेट को ही इनवॉइस डेट कंसिडर कर लेते हैं, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा ही नहीं, पहले ही स्टॉप हो गई है सर्विसेज, तो कॉन्ट्रैक्ट की सीजेशन की जो डेट होगी वो कंसिडर होगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी इनवॉइस की वैल्यू वो फुल वैल्यू नहीं होगी, जितना परसेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उतना ही वैल्यू कंसिडर होगा। ठीक है, और जो जीएसटी फिर लगेगा वो जितना पोर्शन हमने इनवॉइस किया है उसी पे ही लगने वाला है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड टू केरला टू मिस्टर माथुर इन ऑर्डर टू डिटरमिन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इशू ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले कंसाइनमेंट वैल्यू जो है इन केस ऑफ ई वे बिल ना, वो टैक्सेबल वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, एग्जेम्प्ट वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, और जीएसटी भी इंक्लूड होती है। दैट मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल हमको 45,000 बोली थी, उसमें हम जीएसटी ऐड कर देते हैं तो टोटल टैक्सेबल प्लस जीएसटी प्लस एग्जेम्प्ट मिला के होता है 63,100। तो हमारा जो कंसाइनमेंट का वैल्यू ही पूछा था, राइट, कंसाइनमेंट का वैल्यू हमारा 63,100 है। तो ये कोई इतना बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं था, ई वे बिल का सिर्फ नाम ऐड कर दिए ताकि आप एकदम सोच में पड़ जाओ, बट डेफिनेटली ई वे बिल में जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी थी कि एग्जेम्प्ट गुड्स को भी हम इंक्लूड करेंगे और जो टैक्स पोर्शन है वो भी इंक्लूड होगा। चलिए, लास्ट जो इसका इस केस स्टडी का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अप्रैल 2025। चलिए, स्टेप नंबर 1 है यूज ऑफ आईटीसी। हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था उसमें 2,60,000 था, कैश लेजर था उसमें 70,000 था। ठीक है, तो इसको बेस बना के आप आगे बढ़िए। आउटपुट लाइबिलिटी जो अप्रैल की है वो है 2,50,000, क्वेश्चन में ही दी हुई है, ये रही। फर्म्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 2,50,000।
और ये आईटीसी अवेलेबल जो है इतना है, तो यूज फर्स्ट आईटीसी। तो मतलब इस क्रेडिट लेजर में से जो आउटपुट क्रेडिट होगा, राइट, तो 2,50,000 माइनस करने के बाद में ये जीएसटी का पोर्शन है। तो जीएसटी का पोर्शन माइनस करने के बाद 10,000 का अमाउंट बचता है क्रेडिट लेजर में। अभी कैश लेजर की बात करें तो कैश लेजर में हमने पढ़ा था कि रॉन्ग रिफंड कुछ आ गया था हमारे पास में, तो हम इसको वापस से पे बैक करेंगे और इस पे जो इंटरेस्ट था 1100 का वो भी हम पे कर देंगे। तो 70,000 में से 51,100 माइनस होगा तो 8900 का जो अमाउंट है कैश बैलेंस में बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। ए ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा तीनों क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके लिए मैं एक अल्ट्रा रिवीजन आपका करवा देती हूँ कि अगर सर्विस जो है स्टॉप हो जाती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो इनवॉइस जो है सीजेशन डेट पे बनेगा। फिर इनवॉइस वैल्यू जो होगी, जितना वर्क कंप्लीट हुआ है, जितने परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, उतने का ही इनवॉइसिंग होगा। फिर कंसाइनमेंट वैल्यू जो होगी ई वे बिल के लिए, वो आपका टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट प्लस टैक्स अमाउंट। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि ये इनवॉइस अमाउंट जो रहेगा टैक्सेबल सप्लाई का वो कंसिडर करेंगे और एग्जेम्प्ट वैल्यू लेंगे, एग्जेम्प्ट का जो अमाउंट रहेगा वो। ठीक है। और जब भी हम क्रेडिट लेजर की बात करते हैं तो आईटीसी जो है पहले हम यूज करेंगे टैक्स पेमेंट के लिए, और उसके बाद में कुछ बचता है तो फिर कैश लेजर पे आएंगे। बट हमारे केस में आईटीसी पे करने के बाद भी क्रेडिट लेजर में 10,000 का अमाउंट बचा था। और जो कैश लेजर है वो हमेशा जो इंटरेस्ट रिलेटेड या फिर रिफंड रिकवरी रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड जो भी हमको चीजें करनी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ में, हम कैश लेजर उसके लिए यूज करेंगे। तो इसके साथ हमारा कैश के सिनेरियो नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए अब केस स्टडी नंबर 8 पर आते हैं। हमारी केस स्टडी 8 का जो हीरो है वो है मोहन राज फ्रॉम केरला। इनिशियली भाई साहब हमारे अनरजिस्टर्ड थे, बट इन्होंने जो अपना टर्नओवर है 40 लाख्स में क्रॉस कर दिया था, तो अब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी उनके ऊपर आ गई है। तो अब जो की ट्रांजैक्शंस है, सबसे पहला ऑनलाइन परचेज ऑफ आईफोन। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग केस है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा। सप्लायर आपका दिल्ली का है, डिस्पैच कर्नाटका से हुआ है। सप्लायर दिल्ली का है, उसका कोई ऑफिस होगा कर्नाटका का, कर्नाटका के ऑफिस से उसने डिस्पैच करवाया है। अब वो उसका बिलिंग एड्रेस जो है, क्योंकि वो कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, तो कर्नाटका का जो सॉरी कर्नाटका केरला में रजिस्टर्ड है, तो बिलिंग एड्रेस आपका केरला है। और जो डिलीवरी करवा रहा है, ये डिलीवरी करवा रहा है पुणे में। तो चलिए जब आएगा क्वेश्चन तब हम समझेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, जून की सप्लाई बताओ। सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड बायर को केरला में 1,50,000 में, और लेटर अगस्त में जाके उसने रिटर्न कर दिया है 50,000 की सेल्स रिटर्न हो गई है। तो केरला में जो सप्लाई हुआ है जून मंथ में 1,50,000 में। शॉप रेंट की बात की है, शॉप रेंट हम किसको दे रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द सेंस गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो क्या इस पे आरसीएम लगता है, ये हम जो क्वेश्चन आएगा जब हम सोल्यूशन पे जाएंगे तब हम समझेंगे। रेजिडेंशियल हाउस रेंट 20,000 किस चीज के लिए, पर्सनल रेजिडेंस के लिए। क्या ये एग्जाम सर्विसेज में आता है, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। ये जब भी मैं आपको ये लॉ मैपिंग वाला पार्ट देती हूँ तो आपको इसको रेफर करना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप इसको रिकलेक्ट करके जब भी आप आपका आंसर लिखेंगे तो इसको अगर आप कोट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक एज आपको मिलेगी दूसरे आपके पीयर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन परचेज बाय मिस्टर मोहनराज इन अप्रैल, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर ही क्वेश्चन है। ये जो चक्री घुमाई थी ना उन्होंने कि यहाँ से वहां से, वो खुद मतलब जो सप्लायर है वो दिल्ली में है, पर वो जो आईफोन रखा है कर्नाटका में रखा हुआ है।
अब ये भाई साहब जो है केरला में बैठे हुए हैं, बट इनको केरला में नहीं, इनको डिलीवरी करवानी है पुणे में। देख रहे हो? तो ये ऐसा कुछ चक्री बनी है कि दिल्ली, दिल्ली से गई कर्नाटका, कर्नाटका से गए केरला, सॉरी केरला इधर ही है, केरला, केरला से गए पुणे। सो ऐसा अजीब सा कुछ तो भी बना है, भूल जाइए। अभी इसमें हमारे लिए जब प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो दिल्ली का कोई रेलेवेंस नहीं है, कर्नाटका का कोई रेलेवेंस नहीं है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है देखने की वाली, बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस। अब इस केस में मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम होता है। अगर सेम होता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। अब इसमें अलग अलग है, तो जब अलग अलग होता है तो जहाँ डिलीवरी हो रही है ना, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होगा। तो डिलीवरी एड्रेस जो होगी वो पुणे महाराष्ट्र होगी, इसलिए हमारा जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। आपको इसमें बिलिंग एड्रेस चूज नहीं करना है। अब भावना में आ जाए और बोले कि केरला में रजिस्टर्ड है तो केरला ले लेते हैं, बिलिंग एड्रेस भी वही है, ठीक है टिक मार दो। नहीं, केरला बिलिंग एड्रेस है, जहां डिलीवर हुआ है वो एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा और रिवाइज करके जाइएगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आईसीएआई एग्जाम में भी डाल सकता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Determine the value of outward supply. Determine the value of outward supply. Outward supply for the month of June. जून बोला है, जून। अभी देखो जून में हमने पढ़ा था 1,50,000, 1,50,000 की सेल हुई थी। ये जो रिटर्न हुआ है ना अगस्त में हुआ है, ये जो है हम जून के टर्नओवर में से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये जो जीएसटी का जो पूरा रिटर्न का जो फॉर्मेट है उसमें कहीं पर भी ऐसा अलाउ नहीं है कि हम बैकडेट में जाके रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में या जब भी रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, बट जून की अगर मैं आपको सेल बोलूँ तो वो 1,50,000 ही होगी। स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं या फिर ये लिख देते हैं, ये बोल के माइनस करते हैं कि या मतलब आपको क्रेडिट नोट की बात जून में लेकर आना ही नहीं है, क्योंकि जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये अगस्त में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय, तो आईटीसी इन द मंथ ऑफ जून इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजैक्शंस। ओके जी, आईटीसी इंक्लूडिंग आरसीएम। शॉप रेंट जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गई, तो गवर्नमेंट अगर रेंट कर रही मूवेबल प्रॉपर्टी तो आरसीएम अप्लाई होती है। तो 10,000 जो है उस पर 8% दैट इज 1,800 रुपए। 1,800 रुपए एक तो आपने पे किया होगा थ्रू आरसीएम, कैश लेजर के थ्रू आपने पे किया होगा, और ये जो 1,800 रुपए है उसका आप आईटीसी ले सकते हो। रेसिडेंशियल हाउस रेंट, अब ये जो पर्सनल यूज के लिए होता है आईटीसी नहीं मिलता है, एग्जेम्प्ट होता है ये। तो जो आपके पास में आईटीसी अवेलेबल है ये सिर्फ 1,800, 900, 900 करके आईटीसी अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका आंसर है। आपको ईच बोला है, ईच, यहाँ पे ध्यान रखना, 1,800 मत लिख देना। यहाँ पे ईच बोला है तो 900 अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, तो 900 सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। इन रिलेशन टू द गुड्स रिटर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त मिस्टर मोहन राज शैल इशू अ डैश टू क्लेम द रिडक्शन इन द, सिंपल है, इसको मुझे बताइए। बायर जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है मतलब बी टू सी है। बी टू बी कब होगा, जब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन है तो बी टू बी होगा, बट ये क्या है, बी टू सी है। और हमको सेल्स कम करनी तो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, तो हम हमारा ऑप्शन होगा बी टू सी और क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो केस सिनेरियो 8 है वो खत्म होती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 9।
तो इस केस सिनेरियो का हीरो है मौर्या एंड कंपनी। ठीक है, मौर्या एंड कंपनी है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस में है, रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में। फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में क्या हुआ था कि एनुअल रिटर्न जो है जीएसटीआर 9 जिसकी ड्यू डेट थी 7/2/2020, जो कि एक्चुअल में फाइल किया था 7/3/2020 में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू बुक्स रिटेंशन रूल के बारे में। ठीक है, फिर सप्लाईज हुए हैं मार्च 2025 में, सारी सप्लाई की है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। ओके, इनवॉइस वैल्यू है 2,95,000 की। फिर धोती सप्लाई की है तमिलनाडु गवर्नमेंट को 3 लाख की। साड़ीज प्लस धोती सप्लाई की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, इनवॉइस वैल्यू है इतनी। बिलिंग की गई है आंध्र प्रदेश में, डिलीवरी हुई है, तो यहाँ पे बिल टू शिप टू वाला कुछ रूल रहेगा। ठीक है, आईटीसी का जो इशू है कि रॉन्ग आईटीसी अवेल करी थी, मतलब आईजीएसटी क्रेडिट 1 लाख का था, अवेलेबल आईटीसी बैलेंसेस जो थे वो थे 1 2 3, और टोटल करेक्ट आईटीसी जो है ये है। इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। Maurya and company will be required to retain books of accounts and other records maintained under the provisions for financial year itna until। बुक रिटेंशन पीरियड की बात की हुई है, सेक्शन नंबर 36 की बात की है। रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट फॉर 6 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो हमारा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या था, 7/2/2020 था, उसमें हम 6 साल ऐड करेंगे, 2026 तक आपको बुक्स रिटेन करनी है। ऑप्शन नंबर सी। यूजुअली स्टूडेंट्स जो एक्चुअल फाइलिंग डेट है उससे 6 years कैलकुलेट करते हैं, जो कि गलत है। जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ड्यू डेट से कैलकुलेट करता है। सो हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या है। डिटरमिन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस ignoring breakup between CGST, SGST, IGST, which will be deducted by the recipient in respect of supplies made to various government departments। सेक्शन नंबर 51, कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट रेसिपिएंट होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू जो है 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए, और टीडीएस का रेट जो होगा 2% होगा। करेक्ट। तो अभी सारी जो पहला वाला जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, तो सारी सेल करी थी, वो की थी आपने तमिलनाडु गवर्नमेंट को 2,95,000। अभी इसका टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट किया तो 2,50,000 निकला। तो 2,50,000 को एक्सीड करना चाहिए था, मतलब 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए नो टीडीएस। धोतीज टू तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, टैक्सेबल वैल्यू इतना है विच इज एक्सीडिंग 2,50,000, तो इसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा 2% से। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को अभी इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू जब हम टैक्सेबल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 3,12,500 होता है, तो इसका 2% ये होता है। टोटल टीडीएस जो रहेगा इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड अंडर आईजीएसटी द फर्म वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस आईटीसी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेक्शन नंबर 50, इंटरेस्ट अप्लाइज ओनली व्हेन रॉन्ग आईटीसी इज बोथ अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इन दिस केस करेक्ट आईटीसी अवेलेबल कितना है, 1,10,000। रॉन्ग आईटीसी कितना है, since correct ITC is greater than wrong ITC, the wrong ITC was never actually utilized, therefore interest not payable। बहुत important है, इसको आप हाईलाइट करके रखो, कहीं ना कहीं स्टार मार्क करके रखो। wrong credit was never actually utilized, रॉन्ग क्रेडिट वॉज नेवर एक्चुअली यूटिलाइज, इसलिए कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है। मतलब हमारी करेक्ट आईटीसी जो हमारे पास में अवेलेबल थी वो 1 लाख
10,000 थी और रॉन्ग आईटीसी ये बोलते हैं 1 लाख की, पर ये यूटिलाइज हुई ही नहीं है, तो इसलिए हमको इंटरेस्ट नहीं पे करने वाले। तो एग्जाम रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ कि बुक्स रिटेंशन जो है 6 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग डेट से नहीं, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न रहेगा। जीएसटी का टीडीएस 2% रहेगा, जब एक्सीड करेगा 2.5 लाख को, इवन 2.5 लाख पे भी रहेगा तो भी, और टैक्सेबल वैल्यू की बात की गई है, इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं की है। फिर इंटरेस्ट जो है आईटीसी का तभी लगेगा जब जो आईटीसी रॉन्ग आईटीसी हमने अवेल भी की है और यूटिलाइज भी की है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो केस सिनेरियो नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए केस सिनेरियो नंबर 10 पर आते हैं। तो ये जो केस सिनेरियो है बेसिकली ऋषभ एंटरप्राइजेस के ऊपर है, जो कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है महाराष्ट्र में, इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई करता है टू वेरियस स्टेट्स। ठीक है, ये किसी ड्रोन एंटरप्राइज के साथ में एक ट्रांजैक्शन करता है जो कि है एक पीएसयू। तो ये है हमारे पास में एक सिनॉप्सिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी है, इसमें बहुत कुछ अच्छा हम सीखेंगे। सप्लायर जो है वो है ऋषभ एंटरप्राइज। रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है कि नहीं, यस रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट जो है वो है ड्रोन एंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक पीएसयू है। जैसे ही पीएसयू आता है सबके दिमाग में टीडीएस जैसा एक शब्द घूमने लगता है। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में भी टीडीएस पूछा हो। ये जो रेसिपिएंट है ये गुजरात में है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, दैट मीन्स ये टैक्स वैल्यू है, टैक्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं जिसको। नेचर ऑफ सप्लाई जो है सप्लाई कर रहा है किस चीज का, इलेक्ट्रिक पैनल्स का, दैट इज गुड्स को सप्लाई कर रहा है। और गुड्स के केस में रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ है इस तारीख को। ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसपोर्टर जो है वो रजिस्टर्ड है, ईवे बिल जनरेट किया है, इनवॉइस इशू किया है, इंपॉर्टेंट है 5 अगस्त को। 2 जुलाई को हमारा गुड्स रिमूव हुआ था और ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ऊपर के बाद में इनवॉइस इशू हुआ है। फिर प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था वो 7 करोड़ था, और जो एचएसएन कोड जो है वो मेंशन्ड नहीं था इन द इनवॉइस। ठीक है, जो केसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिनॉप्सिस वो है कि सबसे पहला टाइमिंग ऑफ इशूइंग ऑफ टैक्स इनवॉइस क्या होता है, एचएसएन कोड क्या रिक्वायर्ड है इनवॉइस पर, फिर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली ये जो 3 इनवॉइसेस है ये इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर पूछे हुए हैं। सबसे पहले हम लॉ की मैपिंग करते हैं। लॉ की मैपिंग में देखिए कि टैक्स इनवॉइस की टाइमिंग क्या होती है। सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड्स शैल इशू टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए कब, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स बाय सप्लायर वेयर द मूवमेंट इज इन्वॉल्व। सिंपल वे में अगर कोई गुड्स है जो कि मूवेबल है, तो जिस डेट पे या जिस टाइम पर उस गुड्स का मूवमेंट हुआ है, तो जो टाइम होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, उस डेट या उससे पहले आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए था। क्या हमने इस केस में ऐसा किया है? नहीं किया है। इशू 2 जो है वो बात करता है आपका कि इनवॉइस में क्या क्या आना चाहिए। सो टैक्स इनवॉइस में कुछ चीजें जो है वो मैंडेटरीली आनी चाहिए। नेम आना चाहिए, जीएसटीएन आना चाहिए, इनवॉइस आना चाहिए, इनवॉइस का नंबर आना चाहिए, बैक पार्डन, डेट आनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एचएसएन कोड आना चाहिए। एचएसएन कोड के बेसिस पर ही जीएसटी का रेट फाइनल होता है, राइट। तो एचएसएन कोड जो है मैंडेटरी बोला हुआ है। अब यहाँ पे एचएसएन कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो है एज पर 78
स्लैश 2020। अब इसमें कुछ चीज जो है आपको याद रखने जैसी ये है कि अगर अप टू 5 CR का टर्नओवर है तो HSN 4 डिजिट तक रिक्वायर्ड होता है। अबव 5 CR अगर है तो 6 डिजिट का HSN मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि लास्ट ईयर ही 7 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया था, तो 6 डिजिट का जो HSN है वो मैंडेटरी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इशू आता है जो हमने इस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस में समझा, आइडेंटिफाई किया था कि TDS से रिलेटेड सेक्शन नंबर 51 CGST एक्ट का क्या बोलता है कि अगर सप्लायर TDS रिक्वायर्ड होता है, अगर सप्लाई मेड टू एंटिटीज सच एज, इन एंटिटीज को अगर सप्लाई की जा रही है तो TDS डिडक्ट होगा, जिसमें इंक्लूडेड है PSU और ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था, PSU है। यहाँ पे और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंड है, प्लस जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट मीन्स टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, हमारी 3,20,000 थी, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर GST तो भाई अपना TDS लगेगा एज जितना हमने ये लॉ पढ़ा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम MCQs को गो थ्रू करते हैं। Whether the tax invoice issued by Rishabh Enterprises on 3rd July is in compliance with Section 31 of the CGST Act. Yes, invoice can be issued post delivery. नहीं. No invoice must be issued within 30 days. नहीं. No invoice must be issued before or at the time of removal of the goods. C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों? कि गुड्स रिमूवल की डेट अगर 2 जुलाई है तो आपका जो इनवॉइस है 2 तारीख से या 2 तारीख को या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर वायलेशन है किसका, सेक्शन नंबर 31 का। सी हमारा ऑप्शन सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Was ऋषभ एंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN ऑन द टैक्स इनवॉइस? देखो ये वाला, यस, 6 डिजिट HSN इज मैंडेटरी फॉर टर्नओवर एक्सीडिंग 5 CR। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक बार हम ये देख लेते हैं, टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 7 करोड़ हुआ तो हमारा यहाँ पे 6 डिजिट मैंडेटरी होगा। ये जो इनवॉइस है ये डिफेक्टिव होगा। तो ये इनवॉइस जो है डिफेक्टिव है 2 रीजंस की वजह से। एक तो आपने इनवॉइस जो है टाइम पर इशू नहीं किया, और इशू किया तो HSN मेंशन नहीं किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है लास्ट MCQ जो है, इज ड्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, इज ड्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन द अबव ट्रांजैक्शन? ध्यान से, PSU इज नोटिफाइड डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, कंडीशन सेटिस्फाइड, PSU है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू 3,20,000 है, हाँ। TDS की जो थ्रेशोल्ड है वो 2,50,000 है, हाँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर की लोकेशन है महाराष्ट्र, रेसिपिएंट की लोकेशन है आपका गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो है गुजरात। यहाँ पे देखना, द सप्लाई इज इंटर स्टेट सप्लाई, therefore IGST applicable, TDS still applies because the proviso restricting TDS is not triggered। मतलब क्या होता है, अगर आपको अच्छे से याद हो कि हम 3 चीजें देख रहे हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देती हूँ, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? गुजरात। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? गुजरात। और ये क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, महाराष्ट्र। देखो, इसको सिंपली हम ऐसे समझेंगे कि अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तो TDS लग जाएगा।
बट अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट हुए तो टीडीएस ट्रिगर नहीं होगा। बट इस केस में क्योंकि ये दोनों स्टेट सेम है तो टीडीएस अभी भी अप्लाई करेगा और हम टीडीएस कैलकुलेट करेंगे 2% से और हमारा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम है तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर नॉट इक्वल्स टू तो टीडीएस, अगर नॉट इक्वल्स टू है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हमारा लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। मैं ये डॉक्यूमेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी जिससे आपको ये सिनॉप्सिस इजीली आप इस सिनॉप्सिस के थ्रू ही पढ़ ले, रिवाइज कर ले, जैसा भी आपका मन करे। बट डेफिनेटली हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। नेक्स्ट सीरीज मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।